हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। देखिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स का टॉपिक है सेट। ऐसे इसका नाम सेट थ्योरी भी रहता है, कई बार आप देखेंगे तो किसी किसी बुक में लिखा रहता है सेट थ्योरी, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है यार बच्चों। और आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली टॉपिक है, कतई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, बस थोड़ा थ्योरेटिकल है तो यार बेटा थ्योरी तो आप भी जानते हैं, थोड़ी बहुत तो याद रखनी पड़ती है। तो देखना, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है भाई सेट। अब सेट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इस बात को समझाता हूँ कि सेट जो है इसकी डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन देखना, उसके बाद आपको मैं जैसे एग्जाम्पल दूंगा सारी बात क्लियर हो जाएगी। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए सेट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी बच्चों आपके सामने, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड। ये देखिए, ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना, ये बड़े कमाल की चीज़ है यार, यही आपको मज़ा दिलाएगा। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ के बहुत सारे बच्चों का क्या दिमाग घूम जाता है, वो सोचते हैं जाने क्या कहना चाह रहे हैं यार सर, लेकिन ये बात बड़ी सिंपल है। देखना एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत मज़ा आए। देखिए सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बोला बच्चों, कलेक्शन ऑफ टीचर्स। भैया मैं टीचर हूँ तो टीचर वाली बात ज़्यादा करता हूँ, कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल। ठीक है, एक बार मैंने बोला भैया यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेम चीज, कलेक्शन ऑफ, लेकिन मैंने यहाँ पे टीचर्स के आगे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, गुड टीचर्स। कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल। तो भैया बहुत सारों को तो लग रहा होगा एक ही तो बात है, लेकिन बात एक नहीं है। यहाँ पे तो बोला कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, यहाँ पे बोला कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल। तो भैया अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, जो मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, तो इसका आंसर किसी भी बच्चे को पकड़ के ले आऊँ, चाहे 3rd क्लास का हो, चाहे 8th का हो, चाहे 10th का हो, वो क्या करेगा, स्कूल में जाएगा, सारे टीचर्स काउंट करेगा और मुझे आके आंसर देगा। सपोज स्कूल में 20 टीचर्स है तो 20 के नाम ले लेगा वो, कि सर ये ए टीचर, ये बी टीचर, ये सी टीचर, ये डी टीचर, और टोटल मुझे बताएगा 20 टीचर हुए। किसी दूसरे बच्चे को भेजूँगा, वो भी बोलेगा सर स्कूल में 20 टीचर्स हैं। किसी तीसरे बच्चे को भेजूँगा, वो भी बोलेगा सर स्कूल में 20 टीचर्स हैं। ठीक है भैया, चलो यहाँ पे तो सभी का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि क्लास अपनी स्कूल में 20 टीचर्स हैं। जैसे ही मैंने बोला कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल, सबकी ओपिनियन चेंज हो गई भैया। जैसे ही बोला कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल, सबकी ओपिनियन चेंज हो गई। कैसे, कोई तो बोलता है कि सर मुझे तो स्कूल में कोई भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो करण सर के अलावा कोई पसंद नहीं है, तो भैया एक ही नाम है। कोई बोलता है कि सर मुझे तो आपके अलावा एक और सर पसंद है, अब उनका नाम नहीं लिख के मैंने बोला, सपोज वो बी है, वो पर्सन जो भी है, तो भैया पहले तो 20 हुआ करते थे, अब 2 ही आ रहे। किसी ने बोला कि सर मुझे आप भी अच्छे लगते हो, ये वाले सर भी अच्छे लगते हैं, और एक सर और हैं, उनका नाम बोल दिया अपन ने सी, तो भैया ये 3 टीचर पसंद है उसको। तो हर बार ओपिनियन चेंज हो गई। पहले तो एक बच्चा आया जिसने बोला मेरा नाम, फिर एक बच्चा आया जिसने हम 2 का नाम लिया, फिर एक बच्चा आया उसने हम 3 का नाम लिया। तो भैया यहाँ पे आंसर अलग अलग आ रहा है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन होती ना मेरे भाइयों, ये जो लफड़ा कर गया, ये हमारा ये जो हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे गुड, तो इससे आंसर चेंज हो गए। दिस इज़ नॉट योर सेट, क्योंकि सेट जो होता है वो एक ऐसा कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड हो, मतलब दुनिया में कोई भी आ जाए सबका आंसर सेम आना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट बोला मैंने कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, ये सेट है, और ये जो स्टेटमेंट बोला कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल, ये सेट नहीं है, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। अब आप देखिएगा, बड़ा शानदार मज़ा आएगा आपको। तो देखिए बच्चों, आपको ये मेरी बात समझ में आ गई, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स,
अब भैया मैं अगर कलेक्शन ऑफ वोवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो दुनिया में कोई भी आदमी आ जाए, छोटा बच्चा आ जाए या बहुत ब्रिलियंट आ जाए, इंटेलिजेंट आ जाए, वो ये बोलेगा ए ई आई ओ यू, सर यही हमारे पास वोवल्स का कलेक्शन होता है। तो भैया सबका आंसर यही आना है। इसका मतलब ये जो मैंने बोला ना कलेक्शन ऑफ वोवल्स, तो यहाँ पे मैं इस कलेक्शन वर्ड को हटा के क्या बोल देता हूँ बच्चों, सेट ऑफ वोवल्स। मतलब ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, इसका मतलब जो भी उसको सॉल्व कर रहा है सबका आंसर अगर सेम आ रहा है तो उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। मुझे लगता है भेजे में सेट हो गई होगी बेटा बात। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बोल के हम बोलते हैं सेट ऑफ वोवल्स। और फिर अब सेट को लिखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, ये आपके पास ये जो आंसर आया ना, इसको बोलते हैं बच्चों एलिमेंट, ठीक है। तो कई सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं ए ई आई ओ यू, ऐसे लिखना बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे ना तो ये छोटा ब्रैकेट चलता है बच्चों, ना ही ये स्क्वायर ब्रैकेट चलता है। यहाँ पे जो ब्रैकेट काम में आएगा वो आएगा आपका मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा ये वाला ब्रैकेट काम में लेना है, पहली बात तो ये बच्चों। और जो भी अंदर आपके पास एलिमेंट आएंगे उनको आपको कोमा के थ्रू सेपरेट करके दिखाना है। तो सेट ऑफ वोवल्स का आंसर क्या आएगा बच्चों, ये। और फिर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज़ द सेट ऑफ वोवल्स। मतलब वोवल का जो कलेक्शन है, मतलब ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, ठीक। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे आंसर है बच्चों। मैं आपके सामने कई सारे एग्जांपल ला सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने नेचुरल नंबर के आगे सेट लगाया है, कलेक्शन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी बच्चों दुनिया में आ जाए वो क्या करेगा, बोलेगा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट को जनरली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 और डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों एंड सो ऑन, मतलब ये कंडीशन कंटिन्यू आगे तक चले जा रही है। और फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम इसको एनक्लोज्ड कर देंगे। तो बच्चों ये नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डायरेक्टली कभी अगर आपको दिखता है कैपिटल N, इसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही W जो है वो होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है और वो इस तरह से आ जाएगा बच्चों। आप जानते हैं होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाता है, तो वो बन जाएगा होल नंबर का सेट। तो n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, w का मतलब होल नंबर का सेट। और यहाँ पे z जो है ना बच्चों, z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं यार मेरे भाइयों। इंटीजर जो होते हैं वो इनफाइनाइट नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से मैं कहानी शो कर देता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये हो गई मेरी कहानी। तो जो इंटीजर्स का सेट है उसको मैं z से रिप्रेजेंट करूँगा, नेचुरल नंबर के सेट को मैं n से रिप्रेजेंट करूँगा बच्चों, और होल नंबर के सेट को मैं w से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में आप आइए, आपको और मज़ा आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भाइयों किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेशनल नंबर के सेट के बारे में। तो जब मैं बोलता हूँ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर के सेट को मैं q से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने अगर कहीं पे q लिखा हुआ है तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया वो जो सेट है वो रेशनल नंबर्स का है। इन द सेम मैनर में रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर में आप सभी बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये हमारे इस चैप्टर नंबर 1 में है। और मैथ्स में हमारे लिए सिर्फ 11th में ही नहीं 12th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि किसके सेट को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। n का मतलब क्या है, w का मतलब क्या है, q का मतलब क्या है, z का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको सेट के बारे में बता दिया, सेट की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी बच्चों, और मैंने आपको बता दिया कि कौन से नंबर के सेट को किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट बात आने वाली है। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि मेरे पास एक सेट है A, मैंने आपसे क्या बोला कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इंग्लिश का कोई सा भी
लेटर काम में ले सकता हूँ। मैंने आपके सामने लिखा एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट ए है। तो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अपनी बात, कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाइयों, और ये अंदर जो लिखे होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ दिस सेट, और कोमा के थ्रू सेपरेट करके हम इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि भैया कि 1 जो है वो सेट ए के अंदर है, तो आप उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब 1 जो है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 भी सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, 6 भी। तो अगर आपसे कोई बोले 6 बिलोंग्स टू ए, इज दिस राइट, तो आप क्या बोलेंगे, यस दिस इज राइट बिकॉज 6 इज प्रेजेंट इन ए। लेकिन अगर कभी मैं आपसे बोल दूं कि भैया मैंने बोला 8 बिलोंग्स टू ए, तो फिर आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, तो फिर इसको कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब होता है 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, जो 8 है वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बिलोंग्स टू को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बता दी। अब हम बताएंगे यहाँ पे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास यहाँ पे बच्चों 2 मेथड होते हैं, वो दोनों मेथड में लेके आने वाला हूँ। देखिए आप, अब देखिए मेरे भाइयों, मैं आपके लिए यहाँ पे जो कहानी लेके आया हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। तो देखिए मैंने बनाया भी उस तरीके से। जो पहला मेथड होता है ना मेरे भाइयों, वो तो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, ठीक है। इसका एक और नाम होता है टेबुलर मेथड। हालांकि जो मोस्ट पॉपुलर है ना, जो ट्रेंड में है, वो तो रोस्टर फॉर्म ही है। तो आपको तो मेनली तो ये याद रखना है रोस्टर फॉर्म, लेकिन हाँ अगर टेबुलर भी याद रख ले तो बुराई क्या है। तो रोस्टर फॉर्म, और जो सेकंड जो फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास बच्चों 2 फॉर्म होती है। अब इसका नाम मैंने आपको जैसे बताया टेबुलर मेथड होता है, ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म का नाम होता है बच्चों रूल मेथड। रूल मेथड मतलब कोई रूल आएगा आपके पास यहाँ पे कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे कनेक्शन है एलिमेंट का। और यहाँ पे तो बेटा इतना सीधा मामला है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे ना अपन, वो सब अपन रोस्टर फॉर्म ही पढ़ रहे थे। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो भैया ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म कहती है कि एलिमेंट्स लिखो, फिर कोमा के थ्रू सेपरेट करो, और बाद में इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। तो अगर ऐसा आपने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है तो वो फॉर्म होती है मेरे भाइयों रोस्टर फॉर्म। जैसे आपको हम एक और एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक सेट है बी, सेट बी के अंदर मैंने लिख दिया एक एलिमेंट स्मॉल ए है, एक एलिमेंट स्मॉल बी है। तो इसका मतलब पता लग गया कि यहाँ पे सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। यहाँ पे सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो ये कहानी आपको अभी से बता देता हूँ, हालांकि बाद में भी बताऊंगा। जैसे इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, 3। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं बच्चों, 3 है। यहाँ पे सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और एक और वे होता है इसको बताने का, वो होता है कार्डिनल नंबर। हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और हम इसको यूँ भी बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। यहाँ पे बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। एक ये कहानी होती है, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म की कहानी तो बड़ी सिंपल है यार। रोस्टर फॉर्म तो क्या कभी दिक्कत देती ही नहीं है, ठीक है भाई। तो भाइयों रोस्टर फॉर्म की कहानी तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब भाइयों और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, अब मेरी बात सुनो। अब अपन बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना, ये भी बहुत सिंपल है यार, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो कम समझ में आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन होता है, स्टेटमेंट को बच्चे रटने लग जाते हैं। अपन रटने का काम नहीं करेंगे, अपने पास सीधा सीधा लॉजिक रहेगा, अपन उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करेंगे। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म नाम से पता लग रहा है रूल मेथड। तो देखना यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन होती है ए इक्वल टू, ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको हमेशा एक्स सच दैट, मतलब जिसके बारे में बात चल रही है ना, वो किस तरह से किस रूल के थ्रू जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला सेट ए है और वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर।
तो भैया इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट दे दिया मैंने आपको कि x जो है वो क्या है, वो इवन नेचुरल नंबर है। और अगर मुझे इसमें आगे कोई कंडीशन देनी है तो मैं यूँ लिख देता हूँ एंड लेस देन 10, ये लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ नहीं करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि भैया जो भी हमने सेट के अंदर एलिमेंट दिए वो किसी एक रूल के थ्रू दिया है हमने, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10। अब कोई भी आएगा तो इसको रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली लेके आ जाएगा। कैसे, हमसे क्या कहेगा कि सर ये आपने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं कहूँगा उससे ये लो भैया x क्या है, इवन नेचुरल नंबर। अब आप जानते हैं इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब आपका 2 से स्टार्ट होगा। तो भैया चलना हुई कहानी 2, 4, 6, 8 और मैं 10 पे नहीं जाऊँगा। क्यों, क्योंकि मुझसे बोला गया लेस देन 10, तो भैया मैं ये हटा दूंगा और यही मेरी कहानी रह जाएगी। तो ये तो है बच्चों आपके पास रोस्टर फॉर्म में और ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो दोनों एक दूसरे में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया कि भैया ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। और इस स्टेटमेंट को मैं एक और ब्यूटीफुल वे में लिख सकता था। देखना, एक रूल और क्रिएट कर सकता था। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मैं इसको और शॉर्ट में लिख सकता था x सच दैट x इक्वल टू 2n, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। और ये जो n है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह कुछ और लिख दूँ ना तो मेरी पिक्चर फ्लॉप हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n की जगह अगर r लिख दूँ तो ये तो रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर तो आप जानते हैं क्या कहाँ से चालू हो रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, फ्रैक्शन में भी आ रहे हैं, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमको बोला गया भैया सिर्फ नेचुरल नंबर, तो हमको लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और आगे हमने यहाँ पे कंडीशन भी दी थी, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले ही शो कर देंगे बच्चों कि हमारा ये जो n है ना, ये क्या है, ये लेस देन 10 है और n बिलोंग्स टू, ये हो गई हमारी बात, ये लेस देन 10 होना चाहिए। n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 10 होना चाहिए। ये मेरी कहानी बच्चों कंप्लीट हुई। ऐसे मैं और भी एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। ऐसे बच्चों मैं आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में और 3-4 एग्जांपल लूँगा ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाओ कि सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा तो रोस्टर में कैसे लिखना है, या रोस्टर में आएगा तो सेट बिल्डर में कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है एक सेट A है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये बच्चों मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। मैंने आपसे क्या बोला, x जो है वो किस तरह से, वो एक इंटीजर है बच्चों, एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये जो आपके सामने इस तरह से फॉर्म लिखी होती है x सच दैट, और उसके बारे में जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ये वाली फॉर्म आपको देखने से डायरेक्ट पता लग जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको रोस्टर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैंने देखा कि x क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन वहाँ पे मुझे एक कंडीशन दी है x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने उसको सोल्व किया, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इधर बच्चों माइनस का 9 है, उधर जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, हमेशा याद रखना जब भी स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 3 दोनों ही नंबर आएंगे। और यहाँ पे अब आपको बहुत मज़ा दिलाऊंगा, यहाँ पे बोला है x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है ना, इसलिए -3 भी आएगा और +3 भी आएगा। तो इसका आंसर रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया भाइयों, -3, मतलब ये 2 एलिमेंट आ गए मेरे पास सेट A के अंदर। मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में डायलॉग लिखा हुआ था ना, उसका आंसर रोस्टर फॉर्म में ये है। और यहीं पे आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, अगर यहाँ पे x इज एन इंटीजर की जगह मैं लिख देता मेरे दोस्तों x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारी कहानी बदल जाती। पता है, अगर हमसे बोला गया होता x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हमने ये जो सॉल्यूशन किया ना, ये यहाँ तक बिल्कुल पूरा सही है। लेकिन उसके बाद हम -3 ले नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि -3 तो क्या है, -3 तो बेटा एक
इंटीजर है, और यहाँ पे बात चल रही किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। तो फिर ऐसी कंडीशन में सेट ए ये नहीं आके सेट ए क्या आता, ओनली एक सिंगल एलिमेंट आता +3। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, समझने की बात है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अपने को ध्यान देना है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और लेके आता हूँ भाई, देखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके लिए, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमने लिखा एक सेट ए है और रोस्टर फॉर्म में नहीं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिवाइजर ऑफ 18। अभी तक अपन पता है क्या कर रहे हैं, बार बार मैं आपके लिए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ और मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद पता है मैं आपके लिए यहाँ पे सेट को लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में और हम सेट बिल्डर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात देखिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब सारी कहानी किस पे चलेगी, z+ का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, 0 के आगे वाले सारे इंटीजर। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिवाइजर ऑफ 18 का डिवाइजर होना चाहिए। तो भैया सीधी सीधी सी बात है, 18 किस किस से डिविजिबल है, मुझे पता लग गया 18 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, मुझे पता लग गया यार ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। 1 से डिविजिबल हो गया, 2 से, 3 से, 6 से, उसके बाद 9 का नंबर आएगा, 9 से डिविजिबल है, और 9 के बाद सीधा अपने आप से मतलब खुद 18 से डिविजिबल है। ये एलिमेंट आएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, आगे लिख देंगे ए। ये तो थी भाइयों सेट बिल्डर फॉर्म, और ये बन चुकी है इसके लिए रोस्टर फॉर्म। अब मुझे लगता है आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर कभी सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, और पहचान भी सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ बच्चों, वो क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपके पास लिखा हुआ होगा रोस्टर में, हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके सामने ये एक सेट लिखा है ए। इस सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिखे हैं, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है इस सेट ए के अंदर। और देखने से पता लग रहा है ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो भैया सेट बिल्डर में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, तो सबसे पहली और सबसे शानदार बात तो ये कि पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार यहाँ पे कौन सा रूल जो है ना वो कंटिन्यूसली अप्लाई हो रहा है। तो बेटा यार देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे है ना ऊपर की तरफ हमेशा सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए, देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से चल रही है। डिनोमिनेटर की कहानी क्या है, डिनोमिनेटर की कहानी ये है कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, मतलब जो आपका नेचुरल नंबर है ना उसमें आपने 1 प्लस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहानी लिखी हुई है x सच दैट, फिक्स है पैटर्न। कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है x सच दैट, भैया ये x क्या है अभी बताने वाले हैं। x सच दैट x इक्वल टू n/n+1, n/n+1, मतलब ये जो n है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। लेकिन आगे जाके कहानी रुक रही है, और कैसे, n < 9, मतलब हमारा ये जो n है ना ये 9 के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए लास्ट में जाके 9 पे आके हमारी कहानी रुक गई। तो ये लिखा हुआ था रोस्टर फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दिया भाई अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में। यकीन ना होना तो पुट करके देख लो, n की जगह 1 रखेंगे, 1 1/1+1 1/2 आ गया 1/2, n की जगह 2 रखेंगे, 2 रखते हैं 2/2+1 2/3। ये पैटर्न हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये फॉर्म क्या बन चुकी है दोस्तों, ये फॉर्म बन चुकी है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये क्या थी, रोस्टर फॉर्म। तो ऐसे रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सीधी सीधी सी बात ये है यार, 100 बातों की एक बात, कि रोस्टर में एलिमेंट लिखे होते हैं डायरेक्ट कोमा के थ्रू सेपरेट होके, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक स्टेटमेंट, एक रूल दिखाना पड़ता है कि x जो है ना वो किस तरह से रिलेटेड है। अब सेकंड एग्जांपल लाता हूँ, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो मेरे भाइयों, ये मैंने एक नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। थोड़ा डार्क ज़्यादा हो रहा है मेरे भाइयों, चक्कर क्या पड़ रहा है कि यार डस्टर जो है ना वो बोर्ड को काला करता जा रहा है यार भाई, अब क्या करूँ तो करूँ क्या। तो अब हाल फिलहाल तो थोड़ा सा इसे देख लो। तो x इक्वल टू
1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 एंड सो ऑन। ये डॉट 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 जब भी लगाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। और देखने से पता लग रहा है किस में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं भाई, हम एक रूल लेके आते हैं, एक स्टेटमेंट लेके आते हैं। तो पहले पैटर्न चेक करना होता है। मज़ा आ गया, अभी से ही मज़ा आ गया। देखिए ये जो 1 है ना, 1 को अपन 1/1 भी तो लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो नीचे देखने से पता लग रहा है कि नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है ना उनके स्क्वायर चल रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और न्यूमरेटर में तो 1 ही है। तो चलो बड़े काम कर देते हैं इसका। x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। और हाथों हाथ बताना पड़ेगा कि ये n कौन है, नेचुरल नंबर है। तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे कोई कंडीशन क्यों नहीं दी, क्योंकि वो चले जा रहा है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो चल रहा है, एंड सो ऑन। फिक्स नहीं है भैया कहानी। और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके बंद कर देंगे। ठीक है भाई, ये हो गई एक शानदार कहानी। और अब एक और बहुत मज़ेदार बात बताने वाला हूँ भाइयों, जो मैं बाद में बताता, लेकिन मेरी अभी से इच्छा हो गई कि मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों को अभी से सिखा देता हूँ। जैसे एक सेट है ए, इसके अंदर आपने लिख दिया 1 2 3 4 4 4 3 2। तो भैया इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन कभी भी अलाउ नहीं होता है। ठीक है, और एक इसके अलावा सीक्वेंस जो है वो कभी भी मैटर नहीं करती है। ये आपने इतनी सारी बातें लिखी ना, इसका मतलब पता है सिर्फ क्या है, इसका मतलब है 1 2 3 4, मतलब इतने एलिमेंट नहीं है। सेट के अंदर ओनली 4 एलिमेंट है। मतलब सेट में कहानी क्या होती है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहली बात तो ये, इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऑर्डर इज इममटेरियल, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, ऑर्डर इज इममटेरियल। जैसे कोई बच्चा लिखता है कि सर हमने एक सेट ए लिखा, उसके अंदर लिख रखा है हमने 2 3 1 4, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो उसका तो सेट है बी और मेरा है सेट ए। तो मैं बोलूँगा भैया ये दोनों बात एक ही है, तेरा सेट और मेरा सेट दोनों इक्वल है। और जब सेट इक्वल होते हैं तो ऐसे लिख देते हैं ए इक्वल टू बी। भैया तेरा और मेरा दोनों का सेट इक्वल है। क्यों? क्योंकि तेरे सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट है, मेरे सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट है, और चारों के चारों एलिमेंट एक जैसे हैं। ऐसा मत कर देना कभी, जैसे यहाँ पे तो अपन ने बोला इस तरह से, कभी बोले कि मेरे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। कोई आदमी आ जाए वो बोले मेरे पास एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए कोमा बी, तो भैया दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 2 है, लेकिन वो अलग अलग है। तो इसलिए इन दोनों सेट को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्वल सेट। और ये दोनों तो क्या होते हैं, इक्वल सेट। ये मैं बाद में भी बताता, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी बता देते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगी आपके बात। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इसके अंदर भी 2 थे और उस वाले सेट के अंदर भी बच्चों कितने एलिमेंट थे, 2 थे, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हैं। इसके अंदर 1 2 है, उसके अंदर ए और बी है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इनको बोलते हैं भाइयों इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। और इनको बोलते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 4, इसमें भी 1 2 4, तो इनको बोलते हैं इक्वल सेट। ये हमारी आज की कहानी थी मेरे दोस्तों। बाकी आज के लिए आपके पास इतना सा मेरी तरफ से ये होमवर्क रहेगा कि इनसे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में जो क्वेश्चंस है आप ट्राई करिए, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कल ही इमीडिएट प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।